गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। तो जो संख्याओं के प्रकार आपको पढ़ाए जा रहे हैं या जो अब तक आपने सीखे हैं उन पर ही चर्चा करेंगे हम। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर। और इंटीजर के 3 पार्ट हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। अगला है भिन्न संख्याएं, फिर परमेय संख्याएं, फिर अपरमेय संख्या और फिर वास्तविक संख्याएं। ये एक दूसरे से किस प्रकार से इनका संबंध है इसको हम आपको बताएंगे। और आप शायद जानते भी हों कुछ संख्याओं के बारे में, तो इसके बाद हम आपको इनकी थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेंगे। और 10वीं तक का जो हमारे पास कोर्स है इसमें हम वास्तविक संख्याएं हैं ताकि ही सीखते हैं। इसके बाद भी कुछ और संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन पर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम उनके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल हम जो हमारे पास 5-6 प्रकार की जो संख्या हैं इन पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म रूप से ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं लेंगे, आपको बोध कराना है हमें कि ये संख्याएं किस प्रकार से आप इनको पहचानेंगे। तो देखेंगे, हमने किसी हम परिभाषा तक नहीं जाएंगे, हम केवल इनको आपको समझाने का ही प्रयास करेंगे। तो देखो अब बच्चों, हम पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। नाम से ही मालूम है कि प्राकृत माने प्रकृति से, नेचर से ही इसका संबंध है। तो नेचर से संबंध क्या संबंध है कि नेचर में जहाँ हम जिन गणना करने के प्रयोग में जो संख्याएं लाई जाती हैं, गिनती के प्रयोग में जो संख्याएं लाई जाती हैं, किसी वस्तुओं के या ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु है उसमें जब हम गणना करते हैं तो जहाँ से इन की शुरुआत करते हैं हम, तो वहाँ से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। तो गणना हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 और इसी तरह से ये आगे बढ़ जाएंगी। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम 1 से शुरू करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 मिल रही है हमें। और जो सबसे बड़ी है यहाँ, अगर हम इसे 4 सबसे बड़ी लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस माने इसके बाद आगे बढ़, ये जो है ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। 5, 5 के बाद 6 या लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद आगे। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या हैं वो उनका कोई अंत नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात नहीं है। पहला टॉपिक क्लियर। अब हम आते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, इसको संकेत से दिखाते हैं हम इसे। तो पूर्णांक या वो पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्णांक तीसरा टॉपिक है। तो अभी हम दूसरे पे हैं कि पूर्ण संख्याएं जो हैं, अगर प्राकृतिक संख्या हैं, अगर कोई 1 2 3 4 इस तरह से, तो अगर हम इसमें शून्य भी सम्मिलित कर दें तो इसे हम अब क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण संख्याओं में को प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य भी एडजस्ट कर दें, शुरू में रख दें, तो इसे हम पूर्ण संख्याओं के रूप में जानते हैं। तो शून्य के बारे में आपको जानकारी होगी कि एक भारतीय गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, इन्होंने सर्वप्रथम शून्य की खोज की थी। शून्य के बारे में जो है दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को शून्य के बारे में बताया था। तो हम शून्य को एक साधारण तरीके से ये मान लें कि अगर हमारे पास गिनती की कोई गणना की कोई वस्तुएं हैं और अगर हम कहें कि एक पेंसिल या 2 पेंसिल या 3 पेंसिल, अगर एक ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे पास एक भी पेंसिल ना हो, तो उस स्थिति को हम शून्य से समझेंगे। या अगर रुपये धन की बात करें, रुपये पैसों की बात करें, तो अगर माना आपके पास 2 रुपये या 5 रुपये हैं या 10 रुपये हैं, तो ये धन 1, धन 2, धन 5 या धन 10 के रूप में इसको हम देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भी रुपया, एक ऐसी स्थिति बनती है कि एक भी रुपया नहीं है आपके पास, तो उस स्थिति को हम जीरो कहेंगे। और जीरो को एक और स्थिति से भी आप देखें कि अगर आपके घर का आंगन है और आंगन से आपकी सीढ़ियाँ छत पर जा रही हैं और अगर आंगन के नीचे कोई निचले हिस्से में खेत है, तो उस फर्श को, उस स्थिति को हम जीरो कहेंगे। और अगर जो सीढ़ियाँ हैं छत की ओर जा रही हैं उन्हें हम धनात्मक, और जो आंगन है जिसको हम जीरो मान रहे हैं उससे नीचे वाली स्थिति को हम क्या कहेंगे,
ऋणात्मक संख्या कहेंगे। इसको हम आगे चर्चा करेंगे पूर्णांक से संबंध में। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं किन्हें कह रहे हैं हम, कि जो शून्य से शुरू हो रही हैं, शून्य, 1, 2 और इसी तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो सबसे छोटा पूर्णांक हमें मिल रहा है वो शून्य है, और जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो ज्ञात नहीं है। तो प्राकृत और जो है पूर्ण संख्याओं में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो अंतर क्या है, कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं जबकि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। और समानता क्या है कि प्राकृत संख्या में भी सबसे बड़ा प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं है। इन दोनों में ये स्पष्ट अंतर है। और अगर कोई संख्या है माना 5, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे आप प्राकृत श्रेणी में रखेंगे या पूर्ण की श्रेणी में रखेंगे, तो क्या जवाब होना चाहिए? जवाब ये होना चाहिए कि ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। एक ही संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है और प्राकृत संख्या भी हो सकती है। तो अगर दोनों में अंतर हो और स्पष्टता अंतर को अगर हम इसको समझाना चाहें तो किस तरीके से समझा सकते हैं, कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत नहीं हो सकती है। अगर शून्य को हटा दें तो तब तो हो सकती है, लेकिन अगर शून्य भी हैं तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हैं। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि एक प्राकृत भी है तो पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है तो पूर्ण भी है, 3 प्राकृत भी है तो पूर्ण भी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल है वो सब की सब पूर्ण संख्याएं भी अपने आप में पूर्ण संख्याएं भी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि अब आप ये दोनों प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों को थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ये पूर्णांक। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन हमारी भी समय की भी सीमाएं हैं, कुछ वीडियो के कुछ MB बढ़ जा रही हैं, तो इसलिए हम इसे जल्दी ले रहे हैं। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ली जाए। अब ये ऋणात्मक की थीम कहाँ से आई? ये ऋणात्मक का जो बोध है वो किस तरह से करेंगे? अब हम शून्य जान रहे थे, लेकिन जो शून्य से पिछला वाला हिस्सा है पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या कह जाएंगी। माना हम अब मैंने उदाहरण दिया था फर्श का, तो जो फर्श से छत की ओर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उन्हें हम अगर धनात्मक से दिखाते हैं, तो जो छत से आंगन से जहाँ वो है फर्श है, फर्श से अगर निचले हिस्से में किसी खेत में सीढ़ियाँ जा रही हैं तो उन्हें हम ऋणात्मक संख्याओं के रूप में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम रुपए पैसों की बात कर रहा था मैं, कि अगर हमारे पास कुछ रुपए हैं जेब में हैं तो उन्हें हम धन 10, धन 50 या धन 20 जितने भी हमारे पास रुपए हैं, अगर एक भी रुपया नहीं है तो वो शून्य की स्थिति है कि मेरे पास शून्य रुपये हैं। लेकिन अगर मेरे पास रुपया भी नहीं है, लेकिन मैंने किसी अन्य व्यक्ति का कर्जा देना है, माना मैंने 5 रुपया किसी और का कर्जा देना है, तो वहाँ पर वो जो रुपए की स्थिति है वो ऋणात्मक चली जाएगी। ऋण 5 का मतलब मुझे 5 रुपया कर्जा देना है, इसका मतलब वो शून्य से भी पीछे है, शून्य से भी कमज़ोर व्यक्ति है, शून्य से भी ऋणी व्यक्ति। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋणी जो शब्द है हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसने किसी का देना है मतलब वो शून्य से भी छोटा है। तो ऋणात्मक संख्याएं जैसे ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2, अगर हम इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे तो संख्या रेखा में ये अगर माना शून्य की स्थिति है तो ये 1, 2, 3 इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन शून्य से पीछे क्या आएगा? ऋण 1, ऋण 2। तो यहाँ देखेंगे हम कि ऋण 3 की जो बाईं हाथ की तरफ जो संख्याएं होंगी वो छोटी है और दाहिने हाथ की तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं। इसका मतलब ऋण 1 शून्य से छोटा है, ऋण 2 ऋण 1 से भी छोटा है और शून्य से भी छोटा है। इसको हम और अच्छे से आपको फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि जो पूर्णांक है वो क्या है, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए। और देखो अगर हम यहाँ से कहें कि कहाँ से शुरू हैं पूर्णांक, तो ये भी हमें मालूम नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो सबसे छोटा पूर्णांक है वो और जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ये दोनों ही ज्ञात नहीं हैं। कहाँ से शुरू हो रखे हैं ये हमें मालूम नहीं। लेकिन हमने पूर्णांक के 3 हिस्सों के बारे में आपको समझाना है कि पूर्णांक जो
के तीन प्रकार हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक माने जो धनात्मक की वाले जो पूर्णांक है उन्हें धन पूर्णांक, जो ऋणात्मक वाले जो पूर्णांक है उन्हें ऋण पूर्णांक, और जो शून्य है इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। जो ऋणात्मक की संख्या है उन्हें ऋण पूर्णांक, जो धनात्मक की संख्या है उन्हें धन पूर्णांक, और जो शून्य है न तो वो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से केवल पूर्णांक कहा जाए। इसे न हम धन पूर्णांक कहेंगे न ऋण पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक जरूर कहेंगे। इसके अलावा पूर्णांक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक हैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक की संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त होती है। अब फिर हम यहाँ से चलेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक जो सब पूर्ण संख्याएं वो अपने आप में पूर्णांक भी हो जाएंगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तीन प्रकार की हमने संख्याएं क्लियर कर ली है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब चौथा प्रकार जो है भिन्न और परिमेय। इन दो संख्याओं के बारे में मैं अमूमन महसूस करता हूं कि जो बच्चे हैं अमूमन इन दोनों पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भिन्न को परिमेय समझ लेते हैं, परिमेय को भिन्न समझ लेते हैं। इसलिए इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक बार बहुत सूक्ष्म तरीके से देखेंगे, बहुत बारीकी से निगाह रखेंगे कि किस तरह से ये दोनों अपने आप में अंतर है। मैंने इसलिए ये भिन्न और परिमेय संख्याओं का अंतर का एक चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि हाँ, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फंक्शन नहीं फ्रैक्शन, और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। जो फ्रैक्शन है और जो रेशनल नंबर है, नाम भी इनका अलग है और काम भी अलग है। जैसे ही प्रत्येक भिन्न परिमेय हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय भिन्न नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती इसको देखें। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में चलेंगे तो देखेंगे कि भिन्न क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। और ठीक परिमेय संख्या भी किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। इसका मतलब यहाँ तक तो दोनों सेम है। पी बाई क्यू जैसे 1/2, 5/7, 7/11, ये सब के सब जो इसका वो है, वो दोनों को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 5, तो 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, 7 को 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब पी बाई क्यू के रूप में तो भिन्न भी लिखी जा सकती हैं और परिमेय भी लिखी जा सकती हैं। दूसरा क्या है, ये यहीं पे दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि जो भिन्न का पी बाई क्यू है उसमें पी और क्यू प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब शून्यंतर है, शून्य के अलावा धनात्मक है। मतलब जो पी और क्यू हैं दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या होंगी, जबकि परिमेय संख्या में जो पी बाई क्यू रूप है उसमें पी और क्यू दोनों पूर्णांक होंगी। उसमें शून्य भी सम्मिलित हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो सकते हैं। जबकि भिन्न में पी और क्यू केवल और केवल प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होंगी। तो भिन्न की जो परिभाषा या भिन्न के बारे में जो आपने समझना है, एक तो ये है कि उसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा जहाँ पी और क्यू प्राकृत हैं। और परिमेय संख्याओं में इन दो स्टेप के बाद एक शर्त हो रहा है, वो जो महत्वपूर्ण शर्त है कि जहाँ क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ भिन्न में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो न तो पी का मान 0 हो सकता है, न क्यू का मान 0 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों शून्य प्राकृत नहीं है। इसलिए ये पी भी धनात्मक होना है और क्यू भी धनात्मक होना है। जबकि परिमेय संख्या में जो अंतर है वो क्या है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू किस तरीके का पूर्णांक होना चाहिए, शून्य के अलावा। चाहे वो धन पूर्णांक है तब भी चलेगा, चाहे ऋण पूर्णांक है तब भी चलेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप इसको और क्लियर होने की स्थिति में होंगे। तो फिर एक बार और देख लेते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में तो भिन्न को भी रख सकते हैं और परिमेय को भी रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि जो पी बाई क्यू का रूप है, भिन्न रूप है, उसमें पी और क्यू दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। जबकि परिमेय वाले पी बाई क्यू का जो रूप है उसमें पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे जो परिमेय न हो।
और परमेय कौन नहीं होगी? जिन्हें हम जो परमेय संख्याएं की जो नियम है उनको फॉलो नहीं करेगा। कौन फॉलो नहीं कर पाएगा? कि जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5 बहुत सारी हैं। तो आप इसको जैसे जैसे हम हमारा क्लास अपग्रेड होता जाएगा तो हम उसको और क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय इरेशनल और वास्तविक रियल नंबर। और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का कोई अपने आप में कोई प्रकार नहीं है। ये चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम रियल नंबर वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसको हम अगर आपको और सरल भाषा में समझाएं तो इसको इस तरह से समझिए कि माना कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे बालिका है, उन्हें हम सम्मिलित रूप में मनुष्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वास्तविक संख्या है, चाहे वो भिन्न है, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो पूर्ण संख्या है, चाहे परमेय है, चाहे अपरमेय है, सब की सब को हम सामूहिक रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिभाषा में आप देख रहे होंगे कि हमने तो केवल क्या लिखी है कि जो परमेय या अपरमेय जो भी संख्याएं हैं उनको सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे हमने पूर्ण प्राकृत या पूर्णांक का जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि परमेय के अंदर ये सारी संख्याएं आती हैं। अगर मैं परमेय संख्या कहूँगा तो जो भिन्न होगी वो भी परमेय होगी। जो परमेय होगी, जो परमेय है, जो भिन्न संख्या होगी वो अपने आप में भिन्न संख्या भी हो सकती है, वो अपने आप में पूर्णांक भी हो सकता है, और वो अपने आप में पूर्ण भी हो सकता है, और अपने आप में प्राकृतिक संख्या भी हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा क्लियर हो पा रहे होंगे। इसके अलावा आप एक और उससे समझने का प्रयास करो कि ये शुरू से चलते हैं हम कि जो ये प्राकृतिक संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है, ये अपने आप में इसने प्राकृतिक संख्या को भी समेटा हुआ है। जो पूर्णांक है इसने इन दोनों को भी समेटा हुआ है, और जो भिन्न संख्या है इसने अपने आप में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को समेटा हुआ है, पूर्णांक को नहीं। इसके बारे में मैं आपसे अलग से बात कर लूँगा कि ये क्यों नहीं है कि इसलिए नहीं है कि अगर p/q के रूप में कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो q ऋणात्मक या p है q ऋणात्मक है तो उनको हम भिन्न नहीं कहेंगे। तो जो भिन्न है, जो भिन्न वाला पोर्शन है वो क्या है कि उसने अपने आप में पूर्ण संख्या को भी सम्मिलित कर रखा है और प्राकृतिक संख्या को भी सम्मिलित कर सकता है, क्योंकि इन दोनों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या ने अपने आप में, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृति भी हो सकती है, पूर्णांक के अंदर ये दोनों हो सकती हैं, लेकिन भिन्न को आप फिलहाल छोड़ लीजिए। भिन्न में आप पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण और प्राकृतिक दोनों हो सकती हैं। लेकिन जो परमेय संख्या है, इस परमेय संख्या ने अपने आप में ये भिन्न को भी सम्मिलित कर लेगा, पूर्णांक को भी और पूर्ण संख्याओं को भी और प्राकृतिक संख्याओं को भी। और अपरमेय संख्या इन सब के इतर अलग ही है। तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में ये इससे ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप इसको और अच्छे से देखेंगे, एक आध बार वीडियो और देख लीजिए। इसके बाद कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।